कल तक हमने सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ा था, पहले तो हम उसको एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, जाते हैं पार्ट में हम टाइम मशीन पे बैठ के। पहले तो सर्कुलर मोशन होता क्या है ये सीखा था मैं, क्या था भैया कि एक डेफिनेट पॉइंट के अराउंड अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है डेफिनेट डिस्टेंस बना के, उसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। आ रहा है समझ में? उसके बाद अपन ने पढ़ा था भैया सर्कुलर मोशन में दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, स्पीड वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ में आ गई? आपने जैसे मान लो पंखे में एक मार्क लगा दिया अपने मार्कर से, फैन को ऑन करेंगे तो फैन क्या थोड़ा धीरे 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 ऐसे शुरू होता है। इनिशियली तो इसमें क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, फिर एक कांस्टेंट स्पीड से घूमने लग गया। अरे वैसा तो अभी जो कांस्टेंट से घूम रहा था वो तो यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन जस्ट सिर्फ जीरो से लेके यूनिट मतलब मैक्सिमम तक आते टाइम जितना उसको वो लगा तो क्या नॉन यूनिफॉर्म था। अपन ने स्विच को ऑफ किया, स्विच ऑफ किया तो क्या होता थोड़ा धीरे 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 होने लगा तो लास्ट में से धीरे धीरे रुक जाता है। ये बात समझ में आ रही? तो ये भी क्या नॉन यूनिफॉर्म है। स्विच शुरू करने से कुछ टाइम तक और स्विच बंद करने के कुछ टाइम बाद तक क्या तब तक नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। आ रही मेरी बात समझ में? कि मेरी सीधी सी कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है तो यहाँ पर यूनिफॉर्म हो गई, और अगर स्पीड अगर वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म है ना। यहाँ पे दो एक्सेलरेशन आते हैं तो आपने बताऊंगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर मैं बात करूं इसमें अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म में तो सिर्फ उसमें एक ही एक्सेलरेशन होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर किसी भी सर्कुलर मोशन की बात करें हम तो वहां पे एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की। अगर फोर्स नहीं है तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन, जैसे मान लो एक बात बताऊं, अर्थ सन के अराउंड ऐसे मोशन कर रहा है 365 दिन 6 घंटे में एक पूरा साल हो जाता है। अभी नया साल ही आया है तो क्या आज डेट क्या है हमारी 5 जनवरी को हम इस पोजीशन में है, अर्थ पहले सन की इस पोजीशन पे। अरे समझ क्या अगले साल की 5 तारीख को भी हम क्या सेम पोजीशन पे होंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? जहां पे अर्थ बिलोंग कर रही है सन के रेस्पेक्ट में, क्या हम वही होंगे? तो यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सन भी क्या लगा रहा है अर्थ की ओर, अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, इस चक्कर में तो अर्थ को अंदर चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि अर्थ भी घूम रही है उस तरफ। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटर साइड लग जाता है, तो सेंट्रीपिटल इधर लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल इधर लग रहा है, तो वो क्या बैलेंस करके बना के रखता है। आरी बात समझ में? पता है आप एक्चुअल में जैसे आप एक इमेजिन करो अपने, आप आगे जाके आप एक एस्ट्रोनॉट बनते हैं, आपको किसी स्टेरॉइड में मतलब कोई भी एक छोटा सा पत्थर है यहाँ पे स्पेस में आपको भेजा जाता है, उस पत्थर का भी अपना एक वेलोसिटी होता है, इसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर आप उस पत्थर खड़े हो और अगर आपने ऐसे जंप मारा, ठीक है, आपने अगर एक सफिशिएंट फोर्स में लगाया ना तो आप उस पत्थर के सैटेलाइट बन जाओगे। अरे आप उसके अराउंड घूमते रहोगे, लेकिन आपको एक डेफिनेट स्पीड चाहिए कि उससे बाहर चले जाए। तो यहाँ पर भी सेम क्या है कि भैया यहाँ पे फोर्स लग रहा है। पहली बात तो मैंने क्या बोला कि अगर सर्कुलर मोशन करवाना है तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक पत्थर को रस्सी से बांध के ऐसे घुमाना है, वहां पे भी टेंशन लग रहा है कि रस्सी, फोर्स की जरूरत पड़ी। मेरी बात समझ में आ गई? और बताओ उनको एग्जांपल, एक तपेला लिया, तपेले में एक मार्बल को रख दिया, यहाँ पे भी क्या फोर्स लग रहा होगा सेंटर की ओर, इसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स बोलते हैं अपन। वही नॉर्मल फोर्स इसको बैलेंस करता है। आगे बात समझ? मतलब मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अगर कहीं पर भी सर्कुलर मोशन हो रही है तो वहां पर फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर मोशन में अगर बात करूं तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। अरे बस, और हर पॉइंट पे अगर सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर मान लो यूनिफॉर्म की भी बात करें, ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा? क्यों भैया वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा होगा? वेक्टर क्वांटिटी किस पर डिपेंड है? डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में। तो डायरेक्शन चेंज, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा? आ रही मेरी बात समझ में? एक्सेलरेशन होगा तो क्या फोर्स होगा? आ रही मेरी बात समझ में? तो हर चीज को बिल्कुल बेसिक मतलब बिल्कुल डीप एक फंडामेंटल भी पढ़ना है, एक एक चीज हमारी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लिखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो सबसे पहले लिखिएगा, पहले इनकी डेफिनेशन पे बात करते हैं अपन। सबसे पहले लिखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखिएगा इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स में, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, a force applied on it towards the center, towards the center। मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी कि अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रही है तो वहां पे फोर्स की जरूरत पड़ेगी, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर। ये कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, तो इसमें सेंटर की ओर मान लो अभी अंदर रस्सी है तो क्या हो गया, टेंशन आएगा समझ में, टुवर्ड द सेंटर। दिस फोर्स is known as centripetal force, this force is known as centripetal force, this force is known as centripetal force। तो वो फोर्स जो सेंटर की ओर लग रहा है उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। आएगा समझ में? अच्छा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, टेंशन। आएगा समझ में? अच्छा और भी मैं कुछ एग्जांपल, जैसे मान लो एक तपेला, एक बाउल ले लिया अपन, इस बाउल में अगर एक पार्टिकल, कोई बॉल को आप इस तरह से रख दो तो क्या है, बॉल इस तरह से मोशन करेगी, है ना। ये भी क्या एक छोटा सा पार्ट है क्या, मतलब इसका सर्कल था, ये भी एक सर्कुलर मोशन है। अरे चाहे छोटी सी सर्कुलर मोशन है लेकिन ये भी एक क्या है, थोड़ा सा छोटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पार्टिकल की मोशन है क्या, वो सर्कुलर। आगे बात समझ। तो अच्छा इस पे टुवर्ड द सेंटर के एक फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, आगे बात समझ। तो ये तो हम मान लो कि ये स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करें, आगे बात समझ में, और यहाँ पे स्फीयर बॉल सिस्टम की बात करें, आगे बात समझ। ऐसे अगर मैं बात करूं एटम की, एटम में बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके अराउंड इस तरह से मोशन कर रहा होता है, आएगा समझ बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स ये लगाता है अपनी ओर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अपनी सेंटर की ओर क्या करता है, न्यूक्लियस इसको खींचता है, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे बात समझ में, कितनी कंडीशन अपन ने निकाली है यहाँ पे, 1 2 3। आगे बात समझ में बेटा। अच्छा एक और फोर्स की भी एक और बात कर लेते हैं अपन। फोर्स ये हमारा सन है, सन के अराउंड जो एक हमारा जो प्लेनेट है जहां पे हम बिलोंग कर रहे हैं, ये भी क्या कुछ मोशन करता है क्या, यस। तो ये इस पर कौन सा फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, सन इसको अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड बाय द सन या ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द सन ऑन द अर्थ, ये भी सेंटर की ओर हो गया। तो यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है। जब आप अपनी बाइक को ऐसे टर्न करते हो ना, बाइक या कार या जो भी आप चला रहे हो किसी भी रास्ते पे, सर्कुलर ट्रैक पे, तो जो आपको जो प्रोटेक्ट करके जो रखता है सेंटर की ओर, वो है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अगर वो नहीं होगा तो आप स्लिप कर जाओगे, अरे यार वो नहीं होगा तो आप क्या करोगे, स्लिप कर जाओगे। ये भी हम पढ़ने वाले हैं ये भी। तो मेरी बात समझ में आ गई कि अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रही है तो उस केस में एक फोर्स की जरूरत होती है, और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखवाई है, आगे बात समझ में, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको इनको आप नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब जनरली समझ में आ जाएगा सारे बच्चों को। फोर्स टुवर्ड द सेंटर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जैक्टली। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट लिखिएगा सेंट्रीफ्यूगल के बाद नेक्स्ट फोर्स कौन सा बचा आपका बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या सेंट्रीपिटल को बैलेंस करके रखने का काम करता है, यस। आ रही बात समझ में। तो नेक्स्ट रो लिखिएगा सेकंड इसमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लिखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बेटा। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, क्या लिख दिया बेटा, ऑफ एनी पार्टिकल, ए force applied away from the center, a force applied away from the center, अरे बस हम ये कहां से लगता है, away from the center, which balance centripetal force, किसको बैलेंस करके रखने का काम करता है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स को, which balance centripetal force, then which balance centripetal force, then this force is known as, क्या बोलते हैं, centrifugal force, exactly, this force is known as centrifugal force। अब देखते हैं अपन, अगर मैं बात करूं यही में सबसे ज्यादा मैं यहाँ पे देखो स्प्रिंग का यहाँ पे वो ले रहा हूँ फायदा स्प्रिंग लोग को, और मैक्सिमम टाइम अभी अपन कोनिकल पेंडुलम भी पढ़ेंगे, यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे अपन, सारी चीजें पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर ये पार्टिकल किसी ना किसी टाइम पर इसकी टेंजेंशियल स्पीड जो है वो v है, ठीक है, मतलब इसकी जो स्पीड जैसे ये इधर टर्न होने वाला, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड इस पॉइंट पे क्या है, v है क्या, अरे बस समझ में। अच्छा इसमें इधर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है, अरे बस समझ, उसको बैलेंस करके रखता है एक फोर्स इधर की ओर, अरे बस समझ। अभी इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने डेफिनेशन लिखा दी आपको, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स तो यहाँ पर क्या T हो गया क्या, इसको बैलेंस करने के लिए लगता है यहाँ पर कौन सा फोर्स बताओ जरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट एनी स्टैंड। अच्छा यहाँ पे स्पीड अगर इस स्टैंड पर v है, किसी टाइम t इक्वल टू t पर यहाँ पे स्पीड क्या है, v है, तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है वो होती है mv²/r। r क्या है बताओ जरा, रेडियस, इस सेंटर से इस पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दो फार्मूले लिखा रहा हूं मैं आपको, m⍵²r, mv²/r एंड m⍵²r। बात समझ में आ गई, ये दोनों अपन काफी सारी प्रॉब्लम्स में कराने वाला हूं आपको देखो एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होगा। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा बताओ जरा, अरे बात समझ में। अच्छा फॉर अगर ये इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे सर्कुलर इक्विलिब्रियम है, कौन सा इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, सर्कुलर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझते हो क्या है ना, मतलब ना तो वो सेंटर की ओर मूव कर रहा है, ना ही सेंटर से मूव कर रहा है, वो तो उसके अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं सर्कुलर इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, वेरी गुड, सर्कुलर इक्विलिब्रियम। इस सर्कुलर इक्विलिब्रियम में जो टेंशन होगा, ये फोर्स इक्वल टू ये होना चाहिए क्या, वो किसके बराबर हो जाएगा, अरे बात समझ में। यहीं से अगर मैं बात करूं, एक नए वर्ड का जनरेशन होता है, यही से एक चीज यहाँ पे जनरेट होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमेशा लगता है, ये होता है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। कहाँ होता है इसकी डायरेक्शन, सेंटर की तरफ। अरे बात समझ, याद रखोगे अब ये बात, सेंट्रीपिटल नाम दे रहा हूं तो भैया सीधी सी बात है, कहाँ होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। अच्छा ये T इक्वल टू क्या है यहाँ से बेटा अपना, mv²/r। अच्छा किसी भी फोर्स को अपन m into a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको लिखना हूं मैं c। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, mv²/r, अरे m से m क्या हो गया, तो यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अरे बस इसी को मैं एक और नाम, यहाँ पर मैं ये वाला फार्मूला रखूं, तो m से कैंसिल तो ω² आ जाएगा, तो मैं a के साथ दिखा दूं इनको, तो ये क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे इसको, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ यार, towards the center। Is that clear or not? Clear है बेटा।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आ गया? ये अगर मैं बात करूं किसी स्टैंड पर, दूसरी स्टैंड पर स्पीड जो है ये होगा। अब इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो इसको पहले नोट कीजिएगा, फिर अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। चलिए भैया पहले अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कहाँ होती है इसकी डायरेक्शन? ठीक है, तो लिखिएगा ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, during circular motion, direction of the velocity of the particle, direction during circular motion, direction of the velocity of the particle continuously change, continuously change। अच्छा चेंज होती है क्या बेटा कंटिन्यूअसली? अरे बस समझ में, अगर ये है तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। Change due to change in direction, due to change in direction, velocity will be changed। अच्छा velocity भी चेंज होगी क्या? क्यों भैया? मैंने क्यों बोला भैया कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या तब भी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगा? यस और नो? यस। क्यों बताओ? डायरेक्शन। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंड करती है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रही है तो वहां पे क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। अरे बात समझे? कहां तक पहुंचे अपन? डायरेक्शन वेलोसिटी विल बी चेंज। अरे बात समझ में? आगे लिखिएगा due to change in velocity, due to change in velocity we will get an acceleration here towards the center। due to change in velocity we will get an acceleration here towards the center। हमें towards the center एक acceleration मिलता है। change in velocity we will get an acceleration towards the center। this acceleration is known as, क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू आप एक बार और यहाँ पे बॉक्स में नोट कर लीजिएगा। ये हमेशा क्या होती है? काम में आती है। v स्क्वायर अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर r। v स्क्वायर बाय r इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, अब मैंने एक बात आपको बोली थी, अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात करेंगे। अच्छा यार, ये दो पार्टिकल है रेड एंड ब्लू। अरे बस ये इस तरह से मोशन कर रहे हैं, तो ये क्या सर्कुलर मोशन होगी? सर्कुलर मोशन। अच्छा एक बात बताओ, इसमें दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि ये सेम टाइम में सेम एंगल चलती है। अगर मैंने एंगुलर स्पीड की मैंने बात की थी तो वहां पे क्या लिखते हैं? एंगल अपॉन टाइम। अब ये सेम टाइम में सेम एंगल चल रही है। आरे बात समझिए, तो दोनों की एंगुलर स्पीड मतलब सेम है, मतलब ओमेगा दोनों का सेम है। लेकिन स्पीड आप देखो यहां से यहां इतने, ये रेड वाले को यहाँ पे कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ब्लू वाले ने ज्यादा चली सेम टाइम में, तो ज्यादा चली जिसने तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो दूर वाले की स्पीड ज्यादा होगी और रेड वाले की कम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? कि अगर कोई पार्टिकल, दो पार्टिकल चाहे सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पर हो और वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इस तरह से, तो उस केस में दूर वाले पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी, पास वाले की कम होगी। इट हैव हाई स्पीड है, इट इज लेस स्पीड, लो स्पीड। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंगुलर स्पीड की, तो दोनों की क्या होगी? सेम होगी। आ रही बात समझ में? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का कांसेप्ट समझ में आ गया सारे बच्चों? अब हम इसमें एक दो क्वेश्चन करते हैं। आ रही बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, two balls moving on circular track with the angular speed of omega। इनकी लेंथ भी रखी मैंने। Two balls moving on circular track
with the angular speed of omega, then find टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। एक में T1 है, एक में T2 है। ये L बेटा इसकी भी लेंथ L दे रखी है और इसकी भी लेंथ क्या दे रखी है, L दे रखी है। आगे बात समझ में? देन फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगुलर स्पीड से मूव करें, क्या दोनों की एंगुलर स्पीड सेम हो सकती है? यस बिल्कुल हो सकती है। आ रही मेरी बात समझ में? तो अपने को या सेम एंगल कवर करें क्या सेम लाइन? स्पीड, अच्छा स्पीड के मामले में कौन से भाई साहब ज्यादा चलेंगे? ये स्पीड ज्यादा होगी, ये दूर है। आगे बस क्योंकि मतलब स्पीड बढ़ा है v इक्वल टू ओमेगा r, याद है ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन r क्या बढ़ गया, हो गया, दुगना हो गया। तो ये मतलब ये दुगनी स्पीड से भागेगा और ये कम स्पीड मतलब आधी इसके कंपैरिजन में आधी स्पीड से भागेगा। मेरी बात समझ में? तो अपने क्या निकालना है, टेंशन। चलिए कीजिएगा फिर हम बताते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने को निकालना है टेंशन। मैंने ये बोला है कि दो बॉल्स इस तरह से रस्सी से बांधी गई है अपनी टाइम करती है और इनको ये जो इस तरह से सर्कुलर ट्रैक पे कर रही है और इनकी एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही काम है, वो है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी सबसे पहले मैं इसका बनाऊंगा, आएगा समझ? इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा इधर की ओर रस्सी बंधी हुई है तो इसमें कितना टेंशन लग रहा है बताओ? T2। आएगा समझ? इसको बैलेंस करने के लिए उधर की कौन सा फोर्स लगेगा बताओ जरा? m ओमेगा स्क्वायर r होता है। अच्छा r इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी बताओ जरा? l प्लस l 2l। आगे बात समझ? तो रेडियस क्या है 12 के बराबर हो जाएगी। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, बस घूम रहा है, तो लग रहा है नीचे ग्रेविटी जो भी लग रहा है वो सब क्या लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में सिर्फ यही लग रहा है। चलिए तो यहाँ पे टेंशन निकालना है तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जरा? 2 ओमेगा स्क्वायर है। यही कुछ होगा क्या बेटा? यस। कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला मैंने बोला ना एमपीडी से आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलिए दूसरे वाले ब्लॉक, इसको मैं ब्लॉक नंबर 1 दे देता हूँ और इसको देते हैं ब्लॉक नंबर। आप लोग मुझे बताइए इस डायरेक्शन में एक रस्सी जुड़ी है, कितना टेंशन लग रहा है? एक इस डायरेक्शन में एक रस्सी जुड़ी हुई है, कितना? क्योंकि इधर रस्सी ये T2 वाली इधर जुड़ी है तो इसमें इधर लग जाए। अच्छा ये भी क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसमें भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अच्छा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? m ओमेगा स्क्वायर। अच्छा इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी बताओ? l के बराबर है क्या? तो r की जगह क्या रख दिया आपने? इधर वाले फोर्स बराबर इधर वाले फोर्स, तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके बताओ जरा? T2 प्लस आगे बात समझ में? तो T1 इज इक्वल टू T2 की जगह क्या 2m ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं अपन? यस। और ये m ओमेगा स्क्वायर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक का सेम क्लियर है? यस। कभी-कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये T1 और T2 का क्या निकालना? तो 3m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा? मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलिए तो इसको नोट कीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम बेटा ये जो एक्चुअली थे पेंडुलम बोलते हैं, हम अभी जो पढ़ेंगे एक तो हम इंक्लाइनेशन ऑफ द रोड, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसमें से सीधे रोड थोड़ी बस ऐसे गया बंदा और ऐसे जंप ऐसा थोड़ी बनाते हैं, ऐसे राउंड राउंड मतलब एक वाइंडिंग टाइप रोड बनाया जाता है। और जब वो वाइंडिंग टाइप रोड बनाया जाता है तो उसको थोड़ा सा झुकाव दिया जाता है पहाड़ की, अरे बात समझ में? थोड़ा सा इंक्लाइनेशन दिया जाता है। क्या ऐसे फ्लैट नहीं बनाते कभी, देखना पहाड़ियों के जो रोड होते हैं ना वो कभी ऐसे फ्लैट नहीं होंगे, थोड़ा सा क्या होगा इंक्लाइंड होगा, ताकि इधर की ओर ज्यादा फोर्स मिले, ताकि जो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के मतलब गिरने के चांसेस हो क्या होता है, देखा है क्या आपने? है ना? तो अब एक्चुअली और दूसरा केस यही सेम कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा जब आप जैसे मान लो कोई साइकिल वगैरह पे जा रहे हो, जब ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे करते हो तो थोड़ा सा आपने ऐसे टर्न हो जाता है, अरे बात समझ? एक आपने डेथ बेल भी सुना होगा, डेथ मतलब देखा होगा बाइक चलाते हैं तो वो वाली चीज भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। और अब हम क्या करते थे, हमारे जब हम मेले में जाते थे तो एक गाड़ी आती थी छोटी सी, इसमें से चाबी भरो वो बहुत स्पीड से भागती थी, तो हम क्या करते थे उसको ऐसे चाबी भरे और एक ऐसा तपेला लेते, बाल्टी होती है एक बकेट, उसके अंदर से छोड़ दो तो इस तरह से मौत की कोई तरह मोशन करेगी, देखना आप कभी करके, लेकिन बस उसकी स्पीड थोड़ी तेज होना चाहिए। अरे बात समझ में? तो ये चीजें सारी चीजें जो हो रही है क्या सब सर्कुलर मोशन ही हो रही है, मतलब
सर्कुलर मोशन की एक जादू है, गेम देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था बेटा? तो चलिए आगे मैं कराने वाला हूँ आपको, तो लिखिएगा इंक्लाइनेशन ऑफ द रोड, इंक्लाइनेशन ऑफ द रोड। अपन सारे के सारे डेरिवेशन करेंगे बेक टू बेक। आगे बात समझे बेटा? चलिए अभी यहाँ पे इस रोड पर कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहे, फिर अपन क्या करेंगे, फिर बाद में अपन फ्रिक्शन भी लेंगे और इंक्लाइनेशन भी लेंगे। पहले सिर्फ इंक्लाइनेशन लेंगे, फिर फ्रिक्शन लेंगे अकेला, और फिर दोनों लेंगे। आगे बात समझे? और फिर सोल्व करेंगे तो इंक्लाइनेशन आपका। अब देखो यहाँ पे क्या तो सीन हो रहा है। अब जैसे मान लो इधर पहाड़ी है तो थोड़ी सी जो गाड़ी जो झुकी होती है वो इस तरह से झुकी, जो रोड होता है, ये मैंने थोड़ा इंक्लाइनेशन ज्यादा बना दिया, वैसे ये बहुत ही आने का समझ। जब यहाँ पर कोई पहाड़ी एरिया है तो वहां पे थोड़ा सा उसको क्या पहाड़ी की ओर थोड़ा सा टर्न कर दिया जाता है, और मान लो यहाँ पे हमारी कार है, यहाँ पे हमारी कार है, लग रही कार इसीलिए है ना। तो यहाँ पे हमारी जो कार है जो कि इस पहाड़ी रोड पे किसी न किसी स्पीड से जा रही है। आगे बात समझ बेटा? समझना है इसको। अच्छा नीचे की ओर क्या बेटा एमजी लगेगा क्या? अरे बात समझ ठीक। अच्छा इधर की ओर कौन सा एमजी अच्छा ऐसे ही यहाँ पे ये वाला नॉर्मल लग रहा है, क्लियर है बेटा? और यहाँ पर अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर ये इधर की ओर क्या लग रहा है बताओ जरा? एमजी साइन, क्लियर है बेटा? उसके बाद अच्छा यार अगर ये सर्कुलर कहीं ना कहीं है, ये सर्कुलर ट्रैक पे ही मूव कर रही होगी, और टर्न जहाँ पर भी थोड़ा सा टर्न है वहाँ पे क्या सर्कुलर ट्रैक, पहाड़ी पे क्या होता है बीच में पहाड़ी से रोड वाइडनिंग टाइप होते हैं, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही होगी। तो अच्छा सर्कल का सेंटर होगा वो मतलब इधर होगा क्या? तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में रहेगा। कौन सा फोर्स होगा बताओ जरा? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, अरे यार जेड जैसा नहीं पार्ट लग रहा है, ये पूरा 90 है तो ये वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो क्या ये अगेन थीटा होगा। अरे बात समझ में? अभी सेम जी cos थीटा एम sin थीटा को अभी अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो ये समझ में आएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये पूरा 90 है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दोनों को जोड़ के देख लो 90 हो जाएगा। अरे बात समझ में? ये 90 है क्या ये वाला एंगल? ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है तो अगेन क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? चलिए अगर इसका n का थीटा की ओर कंपोनेंट ले तो क्या ये n cos थीटा हो जाएगा? हां। और इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा? आगे मेरी बात समझ में क्लियर है ना? अपन mg को अपन एक सिंगल ले लिया, पर मैंने अब मैं कम क्योंकि मैंने x एक्सिस y एक्सिस मैंने ये मान लिया, अगर मैं इधर भी मानता तो भी मेरा आंसर आ जाता, लेकिन मैंने ये मान लिया क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा ज्यादा सही लगा। इधर इस वाले को मैं x एक्सिस मान लेता हूं और इस वाले को y एक्सिस। राइट वाले फोर्स बराबर लेफ्ट वाले, अरे बात समझ में? इस वाले को क्या माना है अपन ने? x एक्सिस, ये वाले को क्या माना है अपन ने? y एक्सिस। राइट वाले फोर्स पर लेफ्ट वाले फोर्स मतलब मैंने यहाँ पे किया है समीशन ऑफ फोर्स इन द x एक्सिस इज 0, ऐसे किया इसका मतलब। चलिए इधर क्या लग रहा है बताओ जरा? n sin थीटा समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? ये वाला mv स्क्वायर बाय r को कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। जब टर्न देते हो क्या पहाड़ी मतलब इधर ही झुकी होती है थोड़ी सी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या सेंटर इधर होगा तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या सेंटर अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, तो यही होगा क्या। चलिए उसके बाद यहाँ पे ऊपर वाले फोर्स अगर मैं बात करूं सेकंड वाले, तो यहाँ पे समीशन ऑफ अगर fy इक्वल टू 0 करें, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ? ऐसे कुछ हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आ गया क्या किया मैंने? थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, जनरली ऐसा होता है, ये मैंने ज्यादा इंक्लाइनेशन करके दिखाया लेकिन इतना नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है? तो 10 डिग्री 15 डिग्री ऐसे होता है।
वो डिपेंड करता है। अब यहाँ से आ रही हुई गाड़ी, तो यहाँ पे देखा आपने कि कोई स्पीड इसकी v होगी, ये सर्कुलर ट्रैक इधर ही, तो यहाँ पे सेंटर कहाँ इधर की ओर कहीं नहीं रखा होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ जाएगा, अबे कितना लगता है mv²। आएगा इधर क्या लगेगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये पूरा 90 माइनस थीटा है, n का n cos थीटा n sin थीटा। ये तक सिंपल क्लियर, राइट वाले बराबर लेफ्ट वाले, ऊपर वाले बराबर नीचे वाले, कर दिया है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक अप्लाइन यूज करते हैं, अप्लाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से, अरे समझ में, तो यहां पर n sin थीटा में डिवाइड कर देते हैं अपन n cos थीटा से, mv²/r में डिवाइड कर देते हैं अपन m n से sin अपन cos ये r नीचे आ गया, हां r जी हो जाएगा, अरे बस समझ। तो ये देखो इंक्लाइनेशन निकाल चुके हैं अपन, वहां पे आपने देखा वो पहाड़ी एरिया में एक बोर्ड लगा होता है, वहां पे लिखा हो कि मैक्सिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए, अरे बात समझ में, अगर उससे ज्यादा हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, mv²r की वैल्यू बढ़ जाएगी, कार कहां जाकर बढ़ जाएगी, हाई पे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस। आप वहां पे लिखा हुआ इंडिकेशन लिखा होता है, आपने पहाड़ी एरिया में जाते हैं वहां पे क्लिक करते हैं भैया यहाँ पे 20 की स्पीड से चलना है, 30 की चलना है कि 40 की, ताकि जो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाए वो क्या हो जाए, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये वाला सीन। अब यहाँ पे इसको आरजी को इधर ले जाए तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या हो सकती है, ये तो क्या इंक्लाइनेशन निकाल लिया अपन, क्या निकाल लिया ये इंक्लाइनेशन। अच्छा यहाँ पे अगर मुझे बोला है कि ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट, मैक्सिमम स्पीड लिमिट, मैक्सिमम स्पीड लिमिट, इसको इधर ले आऊं, v² इधर गए तो r tan थीटा r tan थीटा हो जाएगा। यस सर, ये फार्मूला बेटा को गांठ बांध लेना है, दिमाग के अंदर फिक्स हो जाना चाहिए कि v = r tan थीटा अंडर रूट, तो यहाँ पे v तो दोनों साइड अंडर रूट ले लूं क्या, टेक स्क्वायर रूट, अगर मैं दोनों साइड लेता हूं तो यहाँ पे v² का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा अंडर रूट rg tan, समझ में आ गया। ये दोनों फार्मूले जो है इनको आपको बिल्कुल गांठ मान लेना है, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए, किसकी थ्योरी लिखा हुआ है कि सपोज, चलो लिख लो थ्योरी, सॉरी लिखिएगा, the circular rod around the hill hills has some inclination अरे बस समझ में, इंक्लाइनेशन होता है यहाँ पे, क्यों होता है इसका भी रीजन मैं बताता हूँ। ड्यू टू इंक्लाइनेशन थीटा, ए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल बोले तो टुवर्ड द सेंटर की बात कर रहा हूँ, क्या अवे फ्रॉम द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, ए सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे टुवर्ड द सेंटर फोर्स कौन लग रहा है, n sin थीटा, अरे बस समझे, सेंट्रीपिटल फोर्स n sin थीटा applied on the vehicle, this force protect vehicle to fall down, नहीं आई मेरी बात समझ में? क्या कर रहा है ये sin थीटा, इसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। अगर mv²r वेलोसिटी ज्यादा होती तो जंप कर जाएगा, इधर बाहर चला जाएगा, लेकिन इंक्लाइनेशन का बड़ा बताइए थोड़ा सा कम होता है, 10 डिग्री 15 डिग्री बहुत दिन आगे थोड़ा होता है। तो ये क्या करता है, ये mv²r को बैलेंस करने के लिए कौन सा थोड़ा सा इंक्लाइनेशन बढ़ा जाता है, इससे कौन सा फोर्स लग जाता है, n sin थीटा। थीटा बढ़ाएंगे तो क्या सेंटीमीटर फोर्स से बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, आएगा समझ। तो ये इंक्लाइनेशन इसलिए ताकि एक सेंटीमीटर फोर्स यहाँ पे जनरेट हो जाए और वो इसको इधर पड़ गिरने से इधर गिर रहे तो कोई टेंशन नहीं, जिन्हें मतलब बचने के चांसेस थे
देखिए इधर अगर गया बंदा तो फिर बचने के चांसेस हो जाते हैं, वो जो बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी वो ना के बराबर हो जाती है। आ रही बात समझ में? फिर वहां से बच जाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन एक बंदा था वो एंजल फॉल कौन सा है, बड़ा बहुत बड़ा फॉल वाटरफॉल है, ऊपर से गिर गया तो फिर भी बच गया वो, ठीक है। और मैंने सुना था, मैंने कहीं पढ़ा था, और उसकी जो कई 25-30 साल बाद उसकी डेथ हुई, वो केले के छिलके से फिसल के गिर गया तो उससे डेथ हुई। मतलब सस्पेंस समझो आप यहाँ पे, मतलब फील समझो कि जब ऊपर से एंजल बड़ा बहुत बड़ा वाटरफॉल है, वहां से गिरा कुछ नहीं हुआ उसको। क्या है दुनिया अजीब है। तो ये समझ में आ गया बेटा कि विजुअलाइजेशन क्यों किया जाता है, ताकि एक हमें क्या मिल जाए यहाँ पे, है ना, n sin थीटा। और ये n sin थीटा क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा क्या इसको, आ रही बात समझ में? तो यहाँ तक का सीन क्लियर है। और यहाँ पे ये याद हो जाए इक्वेशन कैसे तरह से निकालेंगे, v²/r इसके क्वेश्चन भी करेंगे अपन। और यहाँ पर अगर मैक्सिमम स्पीड लिमिट इतना, ये इससे कैलकुलेट करके वहां पे बोर्ड पे लिख दी जाती है, ग्रीन कलर के बोर्ड पे, कि बेटा इससे ज्यादा मत बताना। अरे बात समझ में? तो इस वजह से तो समझ में आ गई मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया, तो इसको नोट कर लिया सभी ने? चलिए तो इसको और भी बजाय कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन ऑन सर्कुलर ट्रैक, फ्रिक्शन ऑन सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, दूसरा देखो सीन क्या है, मेरी बात आप समझना चाहिए। मान लो कि एक सर्कुलर ट्रैक इस तरह का, आरे वासन में ये इस तरह से बाहर आ रहा है, इस तरह आरे वासन। अब ये सीन क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे बारिश के दिनों में क्या होता है कि लोग ज्यादा फिसल के गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि पानी गिर जाता है, तो उसको पानी लुब्रिकेशन का काम करता है, और जिससे क्या होता है कि भैया स्लिप और फ्रिक्शन कम हो गया है। तो अगर मान लो आपने बोला हुआ है कि आपसे भैया जब भी आप अगर टर्न लो कहीं पर भी बाइक से या कार से, तो आप थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेते हैं। क्यों स्पीड स्लो कर लेते हैं? तो फिसलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि रोड तो भले मान लो फ्लैट ही है, लेकिन अपने को अगर मान लो स्पीड ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया, mv² होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया, तो वो क्या फ्रिक्शन, बेचारा वो मासूम सा फ्रिक्शन है थोड़ा सा, उसको बैलेंस ही नहीं कर पाएगा और बंदा क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक का सीन क्लियर है? और अगर मान लो कि मतलब स्लिप स्लो रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है बाबू सभी को? चलिए तो लिखिएगा बेटा। सबसे पहले अगर मान लो हम यहाँ पे फ्रिक्शन का एक सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं, ये हमारा ट्रक है, अब थोड़ा सा ट्रक बनाते हैं, बाहरी सामान लोड करना है। ट्रक तो ज्यादा करके उनके वेट की वजह से। हाँ जी, ये बंदा है जो इसको चल रहा है। ट्रेनिंग इस तरह से आता है, इधर के पीछे अरे बात समझ में? इसका कहीं ना कहीं सेंटर है क्या बेटा यहाँ पे? इस सर्कुलर ट्रैक का हमें समझना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन होता है कि भैया यहाँ पर ये किसी स्पीड v से जा रहा है, ठीक है। इसको ऊपर की ओर नॉर्मल लगेगा, नीचे की ओर mg लगेगा। अरे बात समझ? उसके बाद अगर ये 20 स्पीड से जा रहा है तो इधर कौन सा फोर्स लगेगा? अरे बात समझ? अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स है। अरे बात समझ? नहीं तो अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता तो ये क्या हो जाता, बाहर की ओर स्लिप हो जाता। यही तो होता है बरसात के दिनों में, क्या अगर मान लो जा थोड़ी भी स्पीड बढ़ा रहे हैं तो इस केस में क्या होता है कि mv² बढ़ गया, फ्रिक्शन तो ऑलरेडी क्या हो गया। अरे तो अगर पानी गिर गया तो क्या स्मूथ हो जाता है सरफेस थोड़ा सा, तो स्मूथ हो गया तो फ्रिक्शन कम, स्पीड बढ़ाएं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया, स्लिप हो गया बंदा। आरे बात समझ में? तो चलिए भैया अब आप ही मुझे बताइए सबसे पहला कि सपोज करो ये जो रोड है इसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो अपना क्या मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो सेंटर से यहां तक की रेडियस है इसको क्या मान लेते हैं, समझना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ ऊपर वाले फोर्स बनाओ, नीचे वाले को डायरेक्ट करा रहा हूं, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ mg। इधर का क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, fx समेशन ऑफ fx0 एंड समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0। इस वाले को मैं यहाँ पे x एक्सिस लिख रहा हूँ और ये ऊपर वाले को मैं यहाँ पे y एक्सिस। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है यहाँ तक? चलिए भैया
अच्छा अब यहाँ पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को मैंने कुछ लिखाया था, म्यू है। याद है सब? म्यू इनटू m इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। m की जगह क्या रखोगे? mg रखो, न्यू एम म्यू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय m से m क्या हो गया? कैंसिल, इधर कर ले इसको, तो म्यू g r इज इक्वल टू दोनों साइड क्या ले अंदर स्क्वायर रूट ले ले, दोनों साइड में यहाँ पे ये v स्क्वायर का क्या हो जाएगा? अंडर रूट म्यू जी आर जी आ गया। यस अच्छा एक बात बताओ, वहाँ पे rg tan थीटा था, हाँ यहाँ पे rg म्यू है क्या? हाँ मतलब जो भी tan थीटा था वो किससे कन्वर्ट हो गया? म्यू से। नहीं मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो वैसा था वैसे ही है कि वहाँ पे क्या था? tan थीटा, और ये यहाँ पे किससे कन्वर्ट हो गया होगा? स्टेट क्लियर? वहाँ पे rg tan थीटा आया था ना स्प्लिट लिमिट भैया, यहाँ पे क्या आ गया बताओ जरा? म्यू आर, जहाँ पे tan थीटा था वहाँ पे, तो ये याद रह जाएगा क्या बच्चों को? अगर जब इंक्लाइनेशन हो तो tan थीटा, इंक्लाइनेशन की जगह सिर्फ फ्रिक्शन हो तो tan थीटा की जगह म्यू। बात समझ में आ गई? चलिए तो इसको आप नोट कीजिएगा, स्टेटमेंट थोड़ा छोड़िए। देखो हम अपने इंक्लाइनेशन ऑफ द रोड लिखा है, उसकी जगह इसे बैंकिंग ऑफ रोड लिख सकते हैं, तो चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग का मतलब वही इंक्लाइनेशन होता है, ठीक है? बैंकिंग ऑफ द रोड। क्लियर बेटा? और यहाँ पे मैंने एक फ्रिक्शन वाला लिखा है मैंने, अभी एक फ्रिक्शन वाला कराया है, ट्रक वगैरह जा रहा था, है ना? तो लिखिएगा, इसमें थोड़ी खुद लिख लेते हैं यार, लिखिएगा ऑन द सर्कुलर ट्रैक, on the circular track roads are rough, that means frictional coefficient will be something more। अच्छा याद है, समझ में आ गया? will be something more, मतलब थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा कर दिया, मतलब थोड़ा सा क्या हो गया? थोड़ा सा रफ बना गया। तो उसका उससे क्या बेनिफिट है क्या अपने को? क्यों? स्लिप नहीं होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है एमडी स्क्वायर यार, उससे बचाने के लिए तो प्रोटेक्ट कर रहा है। आगे के पास में लिखिएगा दिस फ्रिक्शन फोर्स here work as centripetal force, works as centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कहाँ लगता है बेटा? आएगा समझ में? which protects our vehicle by the centrifugal force which is away from the center। कहाँ होता है बेटा वो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है एमवी स्क्वायर बाय आर, वो क्या हमें फिसला देगा? है ना? तो इस फिसलन से बचाने के लिए हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ताकि एमवी स्क्वायर बाय आर लगे तो यहाँ पे थोड़ा फ्रिक्शन भी क्या हो जाए? लग जाए। अगर आप बिल्कुल मतलब एकदम स्मूथ है तो आप जैसे टर्न लोगे स्लिप हो जाओगे क्या बाहर? ये जनरली देखने को आपको मिलता है, बरसात के दिनों में ज्यादा देखने को मिलता है। तो मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो बैंकिंग आप रोड पढ़ लिया आपने, एक फ्रिक्शन वाला रोड भी पढ़ लिया आपने, एक और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक और ये बिल्कुल ऐसा कैसे ही, तो आप लिखिएगा थर्ड नंबर इंक्लाइनेशन ऑफ ए साइक्लिस्ट जानते हो? साइकिल चलाना मतलब, ठीक है? अब चलिए हम इंक्लाइनेशन ऑफ साइक्लिस्ट, ये मान लो ट्रैक है सर्कुलर, यहाँ पे
इसी से एल लाइट होती है। ऐसे कुछ होता है कैसे? ये बंदा इस पे बैठा होता है इस तरह से। इतने भाई साहब हैं भी जा रहे हैं, ठीक है, बड़े स्माइल कर रहे हैं। गिर जाएंगे तो फिर भैया मेरे को थोड़ी कम स्पीड से चला गई थी, मैं गिर गया। रोने को तो चलो ठीक है, घर पे मम्मी अलग कूटेगी। दूसरा सबसे बड़ा डर तो वो था, मतलब बचपन में अगर बरसात में नीचे गिरने उसका टेंशन नहीं होता, जो मम्मी कूटती थी ना उसके बाद कपड़े घर पे लाया डर उसका होता था गिरने का डर नहीं था। अरे बात चलिए यार का सीन क्लियर है। अभी ये इधर टच है तो इसमें नॉर्मल के ऊपर तो लगेगा इधर। अरे बात समझ में। अब यहाँ पे इसका मान लो कि ये जो थीटा कुछ एंगल यहाँ पे रुक जाता है क्या? अरे बात समझ में। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे कुछ एंगल इस तरह झुक जाता है थोड़ा सा, अभी इंक्लाइनेशन हो गया क्या थोड़ा सा इसमें। अब यहाँ पे एन तो इधर क्या लगता है बताओ जरा। सॉरी एन cos थीटा लग गया, इधर क्या लग रहा है? अरे बात समझ में। अच्छा सेंटर कहीं इधर ही होगा क्या? इधर आपने कभी कभी ये फील दी है, कभी कभी टर्निंग होते थोड़ा सा ऐसे झुक जाते हैं। अरे बात समझ में, वो हमें प्रोटेक्ट करता है झुकना। अब देखो यहाँ पे इधर कौन सा सेंटर से हमें फोर्स कौन सा लेगा? आई मेरी बात समझ में। नीचे कौन सा फोर्स लेगा? अबे मेरी बात समझ में नहीं आई? आगे अच्छे से। चलिए ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले, राइट वाले फोर्स बराबर लेफ्ट वाले फोर्स। समीशन ऑफ fx इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ fy इक्वल टू 0 है ना। चलिए भैया n cos थीटा इज इक्वल टू इसको लिखते हैं n sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m स्क्वायर है ना। ये वाला बराबर ऊपर वाला बराबर n sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जरा? cos थीटा n cos थीटा है ना। n cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg। अरे बात समझ में। इसे इक्वेशन नंबर 1 इसे इक्वेशन नंबर 2 क्लियर बेटा। चलिए दोनों को यहाँ पे वापस से एक लाइन यूज करेंगे अपन। इक्वेशन नंबर 1 में डिवाइड करने से इक्वेशन नंबर 2 से कोई मसला नहीं समझ आएगा। चलिए भैया तो अब यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय m से tan थीटा अपॉन tan थीटा। b स्क्वायर ये वाला फार्मूला है दोस्तों याद आ रहा है? देख तो भाई का भाई है। हां सोचो अपन इससे निकाल दिया इंक्लिनेशन ऑफ द रोड, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड तो था ही। यहां पे बस जुड़ा था क्या डिक्टो वही फार्मूला अप्लाई होता है यहां पे। कितना tan थीटा इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन r और यहीं से r को इधर ले जाऊं rg tan है ना। rg थीटा इसको वैसे इस अंडर रूट ले लूं मैं तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? rg tan थीटा। दोनों साइड इसका रूट ले लें b इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा और ये rg tan थीटा मैक्सिमम क्लियर है। इसको भी नोट करो। 4 तीन डेरिवेशन कर चुके अपन नेट टू में। कौन कौन सा? बैंकिंग ऑफ रोड है ना, फ्रिक्शन ऑन सर्कुलर ट्रैक और इंक्लिनेशन ऑन साइड साइड, तीनों कर चुके हैं। अब मान लो अब ऐसा केस है कि भैया यहाँ पे बैंकिंग भी है और यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। आगे बात समझ में। चलिए तो लिखिएगा नेक्स्ट 4 डेरिवेशन बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन भी और साथ में क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड भी है। अब मुझे एक बात बताओ यार, जैसे अभी भी जैसे साइक्लिस्ट का थोड़ा सा वो इंक्लाइन हुआ ना, तो वो क्या इंक्लाइनेशन को उसको बचाता है क्या? क्यों? इंक्लाइनेशन करता है तो एक सेंटीमीटर फोर्स जनरेट हो जाता है जो उसको mv स्क्वायर बाय r के फिसलने से बचा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई है? कितना होता है यहाँ पे पता हो जाता है? n sin थीटा होता है यहाँ पे भी। इसके पिछले बार में किया था हमने बैंकिंग ऑफ रोड, वहां पे भी कौन सा था? सेंटीमीटर। डिक्टो वही थ्योरी यहाँ पे भी अप्लाई होगी जो अपन ने वहां पे करी थी। बात समझ में आ गई? लेकिन यहाँ पे क्या होता है भैया, उसको उसे थोड़ा सा जब वो टर्न जब वो सर्कुलर ट्रैक में टर्न देता है तो उस केस में उसको थोड़ा सा क्या होता है इसे झुकना पड़ता है। उससे बेनिफिट क्या होता है कि उसको यहाँ पे झुका यहाँ पे तो एक सेंटीमीटर फोर्स मिल गया उसको, वो mv स्क्वायर बाय r से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है क्या? सिर्फ mv स्क्वायर बाय r को सिर्फ फिसला रहा है, लेकिन ये उसको क्या बचा रहा है? बात समझ में आ गई? चलिए अब मैंने लास्ट वाला बोला है चौथे नंबर का डेरिवेशन बैंकिंग ऑफ रोड विद
फ्रिक्शन। अब यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड नहीं है, साथ में क्या है फ्रिक्शन। चलिए तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले तो बैंकिंग ऑफ रोड बनाते हैं। वैसे यहाँ पे इसमें क्या होता है, साइड लाइन जो थी पिछली बार भूल गया ना साइड लाइन। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस, ये हमारी। अब यहाँ से क्या क्या सीन हो रहा है वो हम देखते हैं। इसमें देखो, इसमें एक फ्रिक्शन है यहाँ पे, जो यहाँ पे इसका जो फ्रिक्शन है वो क्या है, ये भी कब होगा जब ये सर्कुलर ट्रैक होगा, ये कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। का सीन क्लियर है सारे बच्चों को? अब वापस से आते हैं यहाँ पर। देखो अब यहाँ फ्रिक्शन भी है और इंक्लिनेशन वो भी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे नीचे की ओर क्या है? ये डायरेक्शन क्या है? कहते का सीन क्लियर है। अब यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, इधर की डायरेक्शन में पढ़ाया गया है इस डायरेक्शन। अच्छा ये उधर स्लिप करने, यहाँ पे इधर की डायरेक्शन में कौन सा बोलते हैं बताओ जरा फ्रॉम द नहीं आई बात? यस सर, यस आ रही बात समझ में? चलिए अब देखो, इसको उधर फिसलाने से बचाना, उधर स्लिप ना कर, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। यस, आ रही मेरी बात समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ये यहाँ पर, अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्या? देखो ना यार, इसमें यार ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इसका म्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? म्यू। बात समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ पे mv²/r का अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो mv²/r, तो इस डायरेक्शन में बताओ क्या कौन सा जाएगा? mv²/r cos थीटा। ये होगा क्या? देखो जरा, ये थीटा है तो ये भी हां, नीचे की ओर कौन सा जाएगा बताओ जरा? mv²/r sin थीटा। सारा सीन कंप्लीट, क्लियर यहाँ तक? और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सारे अपन ने निकाली। वापस से देख जाओ, यहाँ पे एक फ्रिक्शन है। अभी आप बोल रहे हो कि यार सबने इधर फ्रिक्शन क्यों लगा दिया? हमें उधर स्लिप होने से बचाना है, इसलिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोजिट। मैं उसे इधर स्लिप होने से बचा दूंगा। अभी आप पढ़ो से देखो से वो भी कर लेंगे। अपने को मैक्सिमम अपनी मेजॉरिटी क्या कह सके, ये उधर गिर के उधर नहीं गिरना चाहिए। इधर गिर गए तो बचने के चांसेस है, उधर गिर गए तो बेचारा निपट लेगा अपना। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे उधर नहीं गिरना चाहिए तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? mg नीचे, ये थीटा है तो ये थीटा होता बताया था मैंने, mg cos थीटा mg sin थीटा क्या लगेगा? क्लियर? mv²/r अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, mv²/r cos थीटा। अच्छा ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये पता है सभी को? यस, mv²/r cos थीटा, mv²/r sin थीटा। यहाँ तक का सीन क्लियर है क्या? अब चलिए अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहले तो रजिस्टर ये कहाँ छूट जाता है? चलिए तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था कि यहाँ पे, अच्छा ये वाले को मैं यहाँ पे x एक्सिस मान लेता हूँ और ये वाले को क्या मान लेता हूँ मैं? आप ही वो मुझे बताओगे समीशन ऑफ fx इक्वल टू भी 0 करने हैं अपन को, एंड समीशन ऑफ fy इक्वल टू भी 0 करने हैं। अच्छा नॉर्मल, ऊपर वाले फोर बराबर नॉर्मल क्या होगा? mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। ये होगा क्या? यस सर। आप लोगों ने बताया मुझे कि ऊपर वाले फोर बराबर नीचे वाले डायरेक्शन में, ये लग रहा है इस mg से ऊपर नहीं, ये मतलब y मान रहे हो, ऊपर वाले फोर बराबर आएगा समझिए। चलिए इधर वाले फोर बताओ मुझे, प्लस mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। हां ये लग रहा है mv²/r cos थीटा, mv²/r cos थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अरे मेरी बात समझ में? अब देखो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, अगर हमें उधर फिसलाने से बचाना है तो फ्रिक्शन इधर लगाना है, इधर फिसलाने से बचाना है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अरे बस यहाँ पे डायरेक्शन है वो कहाँ चेंज हो जाएगी, इधर। लेकिन अपन डायरेक्ट बस लास्ट वाले फार्मूले में अपन फिर से
चेंज कर लेंगे। जो लास्ट टाइप है उसमें अपन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या होगा। ये रखा से क्लियर है बेटा? चलिए भैया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड mg sin थीटा प्लस f की जगह क्या म्यू इनटू एम, इसी कोई मसला है यहाँ नहीं यहाँ पर a पे से क्या रख दिया, n की जगह पुट कर दूं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ and from n from इक्वेशन नंबर 1 to इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। क्लियर बेटा? n के लिए पुट कर दूंगा, यहाँ से उठा लिया चलिए आप भी मुझे बताएंगे mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos theta plus mg square by थीटा प्लस mg square by r sin थीटा is equal to mg ये square उधर बोर्ड इसमें ठीक है, is equal to mg square by r cos theta mg square by r cos theta। कोई मसला किसी नो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं भैया? चलिए म्यू का अंदर मल्टीप्लाई करो, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू mg स्क्वायर बाय r sin थीटा इज इक्वल टू mg स्क्वायर बाय r cos theta। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो चलिए इसको आप अभी पहले इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर अपना ये वाला इक्वेशन आ गया है। अब मैं mg स्क्वायर r वालों को अलग कर लेता हूँ, मैं इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, ठीक है? 10 से क्या क्या बच गया इधर बताओ जरा। mg sin theta प्लस mu mg cos theta mg cos थीटा, ऐसे कुछ बच गया? yes और यहाँ पर ये इसको उधर ले गए तो mg स्क्वायर बाय r cos theta minus माइनस mu mg square r sin theta यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं, म्यू mg स्क्वायर बाय r sin थीटा। आने का समझ में? अच्छा मैं इसको इन दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय cos थीटा, किससे डिवाइड कर देता हूँ, cos थीटा डिवाइड, ताकि 10 में बन जाए, क्योंकि 10 में आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने इंक्लिनेशन में tan थीटा उठाया था। अच्छा तो cos थीटा डिवाइड करो आप, mg tan theta mg बाय sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा कर दूं क्या इसमें? हाँ सीधे सीधे कर दूं कि बता डायरेक्ट सब में मैंने क्या कर दिया, cos थीटा डिवाइड sin थीटा बाय cos थीटा थीटा प्लस mu mg cos थीटा बाय cos थीटा mg स्क्वायर बाय r वो भी 1 ही होगा cos थीटा बाय cos थीटा 1 बस हो गया। यस सर माइनस mu mg square tan theta by r म्यू mg स्क्वायर बाय r tan theta हो जाएगा tan थीटा। आ गई समझ में Yes, बात? sir. चलिए यहाँ से भी mg कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, tan theta plus mu यहाँ से भी mg स्क्वायर बाय r कॉमन ले लेते हैं, 1 by r 1 माइनस म्यू tan थीटा बचा है, m से m कैंसिल r को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, सिर्फ उधर v स्क्वायर रखो, तो यहाँ पे v स्क्वायर बराबर ये r को इधर ले आए तो ये हो गया अपना rg tan theta plus tan mu थीटा प्लस म्यू ओवर डिवाइड, ये इस वाले को नीचे जाओ बेटा, 1 minus theta दोनों साइड क्या ले लो बताओ जरा, स्क्वायर रूट ले लो क्या, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेता हूं मैं, तो v इसको डाला मैं इधर का, ठीक है? चलिए तो यहाँ पर उस केस में ये इधर का ले बेटा समझे? चलिए तो यहाँ पे रूट ले, तो यहाँ पे v इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जरा, under root rg tan theta plus mu यस अंडर रूट rg tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब ये तो इसकी स्पीड लिमिट अपन निकाल ली, अब अपने को ये प्रूफ करना है कि ये सही है या गलत है। अरे बस समझ में? अच्छा एक बात बताओ, इफ अब मैं इसे प्रूफ करता हूं, म्यू इक्वल टू 0 ले अपन, म्यू को क्या ले लिया अपन ने 0, फिक्शन 0 का तो क्या खाली वो बैंकिंग अपलोड हो जाएगा क्या? हां चलिए म्यू को 0 लो, ये वाला भी 0, ये वाला टर्म भी 0, तो यहाँ पे v इक्वल टू कितना आ जाएगा, under root rg का लिखा है ये 0 हो गया, 0 नहीं आई मेरी बात आगे से समझ? आगे ये यही पूछा है याद होगा। एंड इफ अब tan थीटा इक्वल टू अगर अपन 0 ले तो उस केस में क्या होगा बताओ जरा, अंडर
ये 0 ये भी म्यू बचा, मतलब म्यू आर किया, ये बचा क्या? ये भी कुछ आया था क्या? मतलब ये जो फार्मूला है 100% सही है। आ रही बात समझ में? और ये कहाँ फिसलने के लिए बचा रहे हैं इसको? बाहर कभी फ्रिक्शन इधर लगा। अगर यहाँ पर बंदा ये बोले कि आपको अंदर फिसलने के लिए बचाना, अंदर फिसलने के लिए आपको मतलब अंदर भी करना चाहिए, तो जहां पर ऊपर वाला जो प्लस है उसकी जगह माइनस कर देंगे, नीचे वाला माइनस है उसकी जगह प्लस कर देंगे। आ रही बात समझ में? देयर इज नो चेंज इन एनीथिंग, सब एज इट इज वैसे की वैसी। ये बाहर जो फिसलने से बचा रहे थे हम इसको, इधर इधर नहीं फिसलने देना था, देखो इधर फिसल जाए तो चलेगा, लेकिन अभी इधर इधर नहीं फिसलने देना था। इतनी स्पीड ये कि इसकी मैक्सिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए कि इधर ना फिसले। तो मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम स्पीड होने के लिए बताओ, मिनिमम स्पीड इतनी होगी कि इधर भी ना फिसले, इधर ना फिसले तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? अरे भाई अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये वाली जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट है क्या? ये क्या हो गई? मैक्सिमम। और अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि भैया मुझे V मिनिमम, चलो V मैक्सिमम यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, तो V मैक्सिमम कितना है मुझे सभी बच्चे बताएंगे? अंडर रूट ऑफ प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऐसे कुछ आया? ये तो मैक्सिमम है। और मिनिमम स्पीड क्या हो? नहीं तो बहुत ज्यादा कम होगी तो ये इधर इधर चली जाएगी, mv² बाय r का मान इतना कम हो गया कि ये तो इधर चले गए। तो मिनिमम क्या होगा? तो मैंने बताया था जब ऊपर वाला प्लस वाला माइनस कर देंगे, नीचे वाला माइनस वाला प्लस कर देंगे, तो v मिनिमम कितना आएगा बताओ जरा? इसका भी मोड क्या लेंगे बेटा? इसका मोड मतलब नेगेटिव जो भी बड़ी वाली है उसको क्या रखना है? ठीक है, 1 प्लस म्यू tan थीटा, 1 प्लस म्यू tan थीटा। बात समझ में आ गई? अपन मोड लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गई क्या सारी चीजें बच्चों को? कि v मिनिमम इसलिए था कि इधर भी ना खिसके, ना तो उधर जाए और ना ही इधर जाए, अपने दोनों क्लियर हो गए। तो ये थे आज की पूरा सर्कुलर मोशन का पूरा का पूरा। वापस से हम पास्ट में जाते हैं। कुछ आवर पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉन्सेप्ट था सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल मोशन, है ना? तो सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस दोनों क्लियर है? प्रॉपर डेफिनेशन सबको समझ में है? सेंट्रीपिटल कहाँ लगता है? सेंट्रीफ्यूगल क्लियर दोनों। वहीं से एक नई चीज जनरेट हुई थी हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है बेटा? वो भी अच्छे से क्लियर है। और ये क्यों हो रहा था इसका भी आपको रीजन मैंने बताया। डायरेक्शन चेंज हो रही, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन, बाकी सब क्लियर है। और आगे जब अपन बढ़ते हैं इसमें तो मैंने और एक हिंदी में किया था अपन रोक वाला, उसके बाद अपन ने 4 डेरिवेशन किए हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, फ्रिक्शन ऑफ रोड, इंक्लिनेशन ऑफ द साइक्लिस्ट एंड बैंकिंग ऑफ रोड फ्रिक्शन। 4 डेरिवेशन, ठीक है? कल अपन इस पे पढ़ेंगे, इस पे बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। कल मैं आपको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन और एक जो होता है अपना कोनिकल पेंडुलम, तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है? तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा बहुत अच्छे से। हैव अ गुड डे।